Hello everyone, welcome back to my channel. Thanks for giving me so much of love and support. I hope आपने अपना डेली प्लानर बना लिया है और उसे आप फॉलो भी कर रहे हैं और अगर आप उससे अपने प्लान के हिसाब से आपकी स्टडीज चल रही है तो आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80. Okay, now I have come up with another video that is on issue of debentures. अब हम समझते हैं what is issue of debentures. Secondly, हमको ये समझना है कि इसका वेटेज एग्जाम्स में क्या है. तो अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज है इसका 8 मार्क्स. अब आप बोलोगे सर 8 मार्क्स के लिए क्या करूं मैं, इतना सिर्फ 80 मार्क्स है इसका. सिर्फ 8 मार्क्स नहीं है, अगर हम इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को कंबाइन कर दे तो दोनों का वेटेज बन जाता है 24 मार्क्स. ठीक है, अब मैं क्यों आपको बोल रहा हूं 24 मार्क्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 30% ऑफ योर पेपर. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो तो आपका 24 मार्क्स मतलब 30% डन हो जाता है, राइट. और यहां पे आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे तो कुछ मेहनत करना ही नहीं है. क्यों? बिकॉज अगर आपने अपना इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत अच्छे से किया है तो आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हार्डली आपका सिर्फ हाफ डे भी नहीं लेगा. और इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूं तो आप मेरा सिर्फ ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अच्छा हो जाता है. इश्यू ऑफ शेयर्स आपको आता है, पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ आपको शेयर्स की जगह डिबेंचर लिखना है और आपका एक और चैप्टर हो जाता है. तो व्हाई डू यू इग्नोर सच एन इजी चैप्टर, राइट. तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने शेयर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. हम सबसे पहले समझते हैं अब शेयर्स और डिबेंचर्स में आखिर एक्चुअली फर्क क्या है. डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स में कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इज अ लोन फॉर द कंपनी. कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट देती है, जो भी डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करता है उसको एक एक्नॉलेजमेंट देती है जहां पे कंपनी एक्नॉलेज करती है कि भाई हाँ हमने आपसे लोन लिया और उसके बदले में हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे और कब पे करेंगे. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों डिबेंचर्स में फिक्स हो जाता है. अब डिबेंचर्स सिक्योर भी हो सकते हैं और अनसिक्योर भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर सिक्योर्ड होते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई मॉर्गेज, कोई एसेट आपका मॉर्गेज हो जाएगा और अगर अनसिक्योर्ड होंगे तो कोई एसेट मॉर्गेज नहीं होगा. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. सबसे पहली चीज क्या है, ओनरशिप. ओनरशिप को लेके अगर हम बात करें तो शेयर्स के अंदर आप कंपनी के, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो. लेकिन डिबेंचर्स में आपकी ओनरशिप कोई ट्रांसफर नहीं होती, आप कंपनी के ओनर नहीं बनते हो. आपने सिर्फ कंपनी को एक पैसा उधार दिया है, कंपनी एक पीरियड के बाद वो पैसा आपको वापस कर देगी. ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न्स. तो अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो शेयर्स में रिटर्न्स होता है डिविडेंड जो फिक्स नहीं होता. लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वहां पे रिटर्न आपका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है. इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता. लेकिन डिबेंचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स. तो पहली चीज, डिबेंचर्स में रिटर्न्स क्या होता है, इंटरेस्ट. सेकेंड चीज, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंप्लीटली फिक्स. एंड थर्डली, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एक चार्ज होता है. दैट मींस कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा और जो डेट दी है उस डेट पर ही पे करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्डली, अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो कंपनी शेयर्स के केसेस में कंपनी कैपिटल आपको वापस देने की कोई एश्योरिटी नहीं लेती. ठीक है, हाँ अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो हो सकता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो आपको वापस मिलेगा एक पीरियड के बाद. लेकिन इक्विटी शेयर्स में कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं करती तब तक आपको आपका कैपिटल रिटर्न नहीं करती. लेकिन डिबेंचर्स के केस में एक फिक्स पीरियड के लिए डिबेंचर्स इश्यू होते हैं. उस फिक्स पीरियड की मैच्योरिटी के टाइम पर कंपनी को आपका पैसा आपको रिटर्न करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम इश्यू और डिस्काउंट की बात करें तो शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट है, सिक्योरिटी की बात करें तो शेयर्स जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं. डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और कैन बी अनसिक्योर्ड. दैट मींस आप कोई असेट के अगेंस्ट डिबेंचर्स को सिक्योर कर सकते हो और आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी कंपनी इश्यू कर सकती है. नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी. अगर हम कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो इक्विटी शेयर्स को हम किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहते हैं. बट लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. यहां पर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स अगेन कैन बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स. तो एक पीरियड के बाद डिबेंचर्स, अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिए हैं तो वो डिबेंचर्स आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स में आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। कंपनी के कोई इश्यूज को लेकर आप वोट नहीं कर सकते एज अ डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट है रिस्क। हाँ, रिस्क की बात करें तो रिस्क के अंदर डिबेंचर होल्डर्स का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, वो काफी सिक्योर होता है, सेफ होता है। वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा कैपिटल, हमारे रिटर्न दोनों सेफ हो जाता है डिबेंचर्स में, बिकॉज वो दोनों चीज फिक्स है। लेकिन इक्विटी शेयर्स के अंदर हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, बिकॉज ना ही हमारा कैपिटल फिक्स है, ना ही हमारे रिटर्न फिक्स है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अगेन, अब किसको प्रायोरिटी मिलती है? अगर मान लो कि कंपनी जब वाइंड अप करती है तो वाइंड अप करने के टाइम पे जब कंपनी सबको प्रिंसिपल देना शुरू करेगी, हर एक ना शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर्स को, और जो दूसरे बाहर के जो लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट किया है, उनको कंपनी जब रीपेमेंट करना शुरू करती है वाइंड अप के टाइम पे, तो उस टाइम पे किसको प्रायोरिटी मिलेगी? सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलेगी। तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पेमेंट जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा, और उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट होता है प्रिंसिपल का, ठीक है। ओके, आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स गाइस, ठीक है। लेट्स सी। ओके, न्यूमेरिकल्स में मूव ऑन करने से पहले हम और एक दो चीज, छोटे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे उतना ही हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को कैसे शो करते हैं? हम बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को हम नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करके शो करेंगे, अगर हमारे डिबेंचर्स मोर देन 1 ईयर के लिए हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे डिबेंचर्स उसका पेमेंट अगर हम नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर करने वाले हैं, तो उन डिबेंचर्स को हम करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाउ डू यू इशू द डिबेंचर्स? अब डिबेंचर्स को आप इशू कर सकते हो फॉर कैश, for consideration other than cash और as a collateral security। अब हम इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। फॉर कैश का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और बदले में पैसा ले लिया, दैट इज फॉर कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इज व्हाट, कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए लेकिन बदले में कंपनी क्या कर रही है, आपके कैश नहीं ले रही, कोई एसेट्स ले रही है, आप मशीनरी ले रही है, या आपसे ना कोई स्टॉक ले रही है, या कोई और चीज ले रही है, राइट। मतलब कैश को छोड़कर कोई भी चीज अगर लेती है कंपनी, तो दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। और एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर मान लो आपको डिबेंचर्स, अगर आपने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया, और उस लोन जो आपने लिया है वो आपने कोई एसेट के अगेंस्ट लिया, तो पहली सिक्योरिटी तो क्या हो जाती है, जो आपने एसेट आपने ना एज अ सिक्योरिटी दी है बैंक को, राइट, तो दैट एसेट इन इटसेल्फ बिकम्स अ सिक्योरिटी फॉर द बैंक। लेकिन बैंक बोलती है नहीं भाई इतना काफी नहीं है मेरे लिए, अगर आपका एसेट मान लो कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो मेरा लोन वगैरह अटक जाएगा, राइट, मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सिक्योर चाहिए, राइट। तो बैंक फर्स्ट आपका एसेट आपसे एज अ सिक्योरिटी ले रही है, बट उसके साथ साथ एक और जब सेकंड सिक्योरिटी आपसे ले लेती है, एक और चीज ले लेती है एज अ सिक्योरिटी, तो वो हो जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहां पर डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर एनी अमाउंट ऑफ बैंक लोन, कोई बैंक लोन के लिए इशू कर सकती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिबेंचर्स हम इशू कैसे कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स मे बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब पार और प्रीमियम ये दोनों चीजें तो हमारे साथ इशू ऑफ शेयर्स में भी थी। हम शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकते थे, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते थे, लेकिन हम शेयर्स को एट डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते थे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। बट हम डिबेंचर्स को एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। तो व्हाट डज दिस मीन? एट पार का मतलब क्या होता है, जब आपका फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि शेयर डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, ठीक है। तो फेस वैल्यू मान लो आपका 10 है, ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 और इशू प्राइस भी आपका क्या है, इशू प्राइस इज आल्सो 10। तो उस केस में क्या हो गया, दिस इज एट पार, ये हो गया आपका एट पार, ठीक है। अब मान लो कि आपका फेस वैल्यू जो है वो अगेन फेस वैल्यू को हम 10 लेते हैं, लेकिन इशू प्राइस जो है आपका, इशू प्राइस इज से 12। तो इस केस में दिस इज व्हाट, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम क्यों? बिकॉज देखो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फेस वैल्यू उससे ज्यादा पैसे हम डिबेंचर होल्डर से ले रहे हैं, राइट। जब हम डिबेंचर होल्डर से एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, ठीक है। लास्ट केस है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाले केस को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, से फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 और आपका इशू प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू से 9। तो उस केस में दिस इज कॉल्ड एट डिस्काउंट।
अगर आप कंपेयर करो तो फेस वैल्यू से हमारा इशू प्राइस कम है, तो जब भी कंपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करेगी डिबेंचर्स को तो उसको हम बोलेंगे एट डिस्काउंट। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। हम सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा बेसिक सा न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि डिबेंचर्स के पोस्टिंग करते कैसे। एग्जांपल एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम शेयर्स को इशू करते थे, जैसे शेयर्स की हमने इशू की एंट्री मारी है, वैसे ही हम डिबेंचर्स की इशू की एंट्री मारेंगे। सिर्फ शेयर वर्ड हटा के डिबेंचर लिख देंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप जब शेयर्स कर रहे हो तो डिबेंचर्स को साथ में कंप्लीट करो, तो आपके इस तरह से 24 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। एबीसी इंडिया लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स। तो 20,000 ओके, तो ये क्या है 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स, 9% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी पे करने वाली है डिबेंचर होल्डर्स को ऑफ ₹100 ईच। तो 100 ईच क्या है, दिस इज फेस वैल्यू। अब इशू प्राइस क्या है, एट पार। एट पार का मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2023। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 20,000 डिबेंचर्स। ओके, debentures were allotted on 5th April 2023 past journal entries in the books of the company। बहुत ही सिंपल है, अगर आप चेक करो तो कंपनी ने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए 20,000, एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स किया 20,000। सिंपल, तो मतलब ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन। दूसरी चीज, कंपनी पैसा कैसे ले रही है, कंपनी एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक साथ लमसम ले रही है। तो ये लमसम वाला केस है, कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकती है बट इंस्टॉलमेंट में नहीं ले रही, पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ही ले रही है। राइट, ये हमने शेयर्स में भी किया है सेम सब। राइट, ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। एक्जैक्टली सेम होगी शेयर्स के से। अब वो पार की आपको डेट दी है, कंपनी ने एप्लीकेशन कब मंगाई 1 अप्रैल 2023 को, तो हम डेट डालेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2023। एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि हम एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा ले रहे हैं तो हमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में दिखाना होता है लमसम वाली एंट्रीज में। ठीक है, ओके, अब हम कितना पैसा ले रहे हैं, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज 20,000। ठीक है, और हम पूरा का पूरा पैसा कितना है 100 रुपीज, और 100 रुपीज एक साथ ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज 2 1s are 2, नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 20 lakhs। राइट, ठीक है, तो दिस इज 20 lakhs हम यहां लिख देंगे। ठीक है, ओके, अब इसको क्या करना है, हमने पैसा मांगा, शेयर डिबेंचर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दैट मींस यहां पे एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में ओपन हुआ, उसको हम डेबिट करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे और नेट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ओके, तो हम यहां पे एंट्री मारेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% debentures account। okay, this is 20 lakhs, 20 lakhs। सिंपल स्टूडेंट्स, कितना सिंपल है देखो। ठीक है, हर उसमें आप शेयर्स करो या डिबेंचर्स करो, लमसम में पैसा आएगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में पहले जाएगा, फिर वहां से निकल के आपके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेट एंट्री हमेशा आपकी रहने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अल्फा मार्केटिंग कंपनी इशूड 25,000 7% डिबेंचर्स, ओके, ऑफ ₹100 ईच at premium of ₹20। दैट मीन्स 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, दैट मीन्स 120 में इशू कर रही है, तो यहां पे आपका इशू प्राइस जो है वो 120 हो जाता है। ठीक है, इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलोज, 40 ऑन एप्लीकेशन, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। It received ₹10 lakhs as application। अब देखो एक चीज और देखिए यहां पर स्टूडेंट्स के
यहां पर तो ये नहीं बताया कि हम ना कितनी एप्लीकेशन आ रही है, बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए हमको एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया। वो सिंपल बोल सकता था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, लेकिन वो बोल रहा है नहीं 10 लाख रुपए है। तो आपको ये चेक करना है कि एप्लीकेशन में 10 लाख रुपए आए हैं तो और हमारे ड्यू जो थे दोनों बराबर है या उससे कम है या ज्यादा है, राइट, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे अभी आगे। ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, अब वो क्या है, जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ उस टाइम पे अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया। दैट मींस कोई भी डिबेंचर होल्डर ने हमको ऐसा नहीं है कि पैसा हमारा रोका है, तो हमको पूरा पैसा मिल चुका है, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, तो यानी कि हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री यहां पर नहीं दिखाना है, बिकॉज कंपनी ने अब तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया है, ठीक है, ओके। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, तो बहुत सिंपल है। देखो हम सबसे पहले छोटा समराइज कर देते हैं इसको। नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखो कितना इश्यू कर रही है कंपनी, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 25,000, पहली चीज। दूसरी चीज इश्यू प्राइस, तो इश्यू प्राइस क्या है हमारा, इश्यू प्राइस इज 120। कैसे बना 120, 100 प्लस 20 रुपीज प्रीमियम, वो लिख देते हैं। तीसरा पैसा कैसे आ रहा है हमारे पास 120, तो 120 का स्प्लिट दिखाते हैं, ठीक है। तो 120 का स्प्लिट जो है वो 3 पार्ट में आ रहा है, पहला एप्लीकेशन के टाइम पे, दूसरा अलॉटमेंट के टाइम पे और तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है 20, इश्यू प्राइस पेबल एज फॉलोज 40 ऑन एप्लीकेशन, तो यहां 40 एप्लीकेशन में लिखेंगे 40। अलॉटमेंट में कितना आ रहा है, देखो अलॉटमेंट के टाइम पे 50 रुपीज आ रहा है, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना है, देखो 20 रुपीज प्रीमियम है, तो जब मैं यहाँ पे 50 लिखता हूं तो 50 को मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। तो कैपिटल में कितना डालूंगा मैं, कैपिटल अमाउंट इज 30, ठीक है, एंड 20 रुपीज इज व्हाट, प्रीमियम, तो प्रीमियम में 20, तो पी प्रीमियम के लिए और डिवेंचर के कैपिटल के लिए 30, ठीक है। लास्ट में बैलेंस क्या बोल रहा है कि बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना बैलेंस बचा, देखो स्टूडेंट्स 50 प्लस 40 90 हो गया, तो 120 माइनस 90, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का हुआ 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, राइट। अब हर स्टेज की 2 एंट्रीज होंगी, हर स्टेज 2 एंट्रीज से होता है, पूरा सेम टू सेम। अगर आपने पहली स्टेज की एंट्री सही मारी है तो बाकी के सेकंड थर्ड स्टेज की एंट्री पूरी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाती है, खाली आपको स्टेज का नाम बदल देना है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू एप्लीकेशन अमाउंट, तो एप्लीकेशन की एंट्री देखो, पहली एंट्री। अब इस केस में देखो डेट नहीं है, तो डेट नहीं है तो नंबर डालेंगे यहाँ पे 1, तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज 25,000, ठीक है, और एप्लीकेशन के टाइम पे हमको आ रहा है 40 रुपीज ईच, ठीक है, तो ये 40 के बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। अब मल्टीप्लाई करो उसको, 25 4 जा 100 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 0, ठीक है। देखो 10 लाख हुआ, और यहाँ पर हमको लिखा भी था उसमें कि इट रिसीव्ड रुपीज 10 लाख एज एप्लीकेशन, तो देखो यहाँ 10 लाख मिला हमको और 10 लाख ही ड्यू था। दैट मींस बराबर हमको जितना ड्यू था उतना पूरा पैसा मिल गया, तो कुछ अपना आउटस्टैंडिंग नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में भी कितना चला जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब हम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है 7%, तो यहां लिखेंगे 7% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना, वही सेम 10 लाख रुपीस उठा के हम डाल देंगे, एप्लीकेशन से निकालेंगे और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से हमने एप्लीकेशन से उठाया और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन दोनों क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो नेट एंट्री बचती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ओके। तो ये अपना फर्स्ट सेट ऑफ एंट्री हो जाता है, हर सेट में 2 एंट्रीज होंगी, ठीक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है 50। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि आपको ये देखना है कि अलॉटमेंट में 50 रुपीज जो है पूरा का पूरा डिबेंचर अकाउंट में नहीं जाएगा। 50 रुपीज का बाइफर्केशन है, 30 रुपीज डिबेंचर अकाउंट में जाएगा और 20 रुपीज प्रीमियम में जाएगा, तो इसका हमको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। तो हम यहां से भी स्टार्ट करेंगे, यहां पे हमने डिबेंचर एप्लीकेशन और 7% डिबेंचर मारा था, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले ये एंट्री आएगी, फिर उसके बाद हमारी बैंक की एंट्री आती है।
जब भी हम एप्लीकेशन के बाद जो भी स्टेजेस होता है ना, उन सारे स्टेजेस में हम पहले पैसा मांगते हैं, उसके बाद सामने वाला हमको पैसा देता है। सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में पहले पैसा आता है और उसके बाद हम शेयर्स को, डिबेंचर्स को अलॉट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम डिबेंचर्स से पहले पैसा मांगेंगे तो पहले ड्यू की एंट्री आएगी। तो ड्यू की एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, आप सिंपल उठा के मार दो, जितना पैसा ड्यू है उतना पूरा पैसा आप मांग लो सामने वाले से, राइट, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिबेंचर, एप्लीकेशन वर्ड है यहाँ पे तो ये हटा दो, डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 2, ओके, तो 7% डिबेंचर अकाउंट, यहां पर भी वही है, देखो 7% डिबेंचर वही लिखना है हमको, सेम 7% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर क्या, यहां पे देखो टोटल यहां पे आ रहा है हमारा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए 25,000 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो ये हो जाता है 25 फाइजा 125 और 4 जीरो डालना है हमको, तो 1 2 3 4, ये 12,50,000। लेकिन क्या पूरा 50 रुपीज डिबेंचर का है? नहीं। तो कितना है डिबेंचर का? सिर्फ 30 रुपीज। तो जितना डिबेंचर का अमाउंट है सिर्फ वही डिबेंचर में डालना है, ठीक है। तो हम डिबेंचर में कितना डालेंगे, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो दिस इज 25 3 75 एंड 4 जीरो लिखना है, तो 1 2 3 4। तो बाकी का पैसा कहां जाएगा सर? तो बाकी का पैसा सिंपल है बेटा, कहां जाएगा, किसका है बाकी का पैसा? प्रीमियम का है 20 रुपीज, तो प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। प्रीमियम मान ले प्रॉफिट है इसीलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 25 2 50 और 4 जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हुआ 12,50, ठीक है। ये थर्ड एंट्री हुई हमारी। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अलॉटमेंट का हमने पैसा मांगा, अब क्या उन्होंने दिया, ये यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट मनी वाज ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, तो हमको मिल चुका है अलॉटमेंट का, तो हम उसको ले लेंगे पैसे को अभी, ठीक है। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 12,50,000, ठीक है। ये हमारा अलॉटमेंट स्टेज भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल एंट्री है, सेम इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही है। अब थर्ड स्टेज है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका पैसा हमको, उसकी एंट्री क्या हमको मारना है, तो यहां पे लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब कंपनी ने अब तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया, मतलब इसकी एंट्री हमको फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिखानी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाइट्रो लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच एट अ डिस्काउंट। अब देखो ये केस डिस्काउंट का है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, कितना डिस्काउंट? 4%, on 1st April 2022, payable 300 on application and the balance on allotment, मतलब कंपनी सिर्फ 2 स्टेजेस में ही पूरा पैसा ले रही है, पहला एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब यहां पे 2 चीजें चेक कर देखनी है हमारे लिए कि पहली चीज ये है कि डिबेंचर जो इशू हो रहा है वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, और सेकंड चीज ये है कि कंपनी सिर्फ 2 ही स्टेजेस में पूरा पैसा ले रही है, ठीक है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, ठीक है। अब डिबेंचर्स कब रिडीम करना है हमको? 5 साल के बाद। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो क्योंकि डिस्काउंट आया है तो अब हमको यहां पे एक तो डिस्काउंट की एंट्री पोस्ट कैसे करते हैं वो समझना है, दूसरा डिस्काउंट जो है वो हमारा लॉस है, ठीक है। अब ये लॉस को हमको क्या करना होता है, जिस साल हम डिबेंचर्स इशू करते हैं उसी ईयर में इसको हमको राइट ऑफ करना होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिबेंचर के डिस्काउंट को शो करेंगे, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है इसलिए डेबिट होगा, राइट, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको हम राइट ऑफ भी कर देंगे। तो अब राइट ऑफ की जब बात आती है तो हमको यहां पर भी अगेन 2 चीजें समझनी है कि हमको राइट ऑफ कैसे करना है। हम डिबेंचर्स के डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, और सेकेंडली हम राइट ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो क्या ऑर्डर में जाएगा सर? तो पहले अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में पैसा है तो आप सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का पैसा यूज करोगे, वो खत्म होने के बाद आप पीएनएल अकाउंट का यूज करोगे राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, ओके।
ठीक है, लॉ लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज। तो पहली समराइज करते हैं अगेन, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज 20,000 डिबेंचर्स। ठीक है, इशू प्राइस क्या है हमारा, तो इशू प्राइस इज इक्वल टू 1000 माइनस, अब डिस्काउंट कितना है देखो, 4% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 4% ऑफ 1000 कितना होता है, 4% ऑफ 1000, तो वो कैलकुलेट करो आप, देखो तो 4% मतलब 4/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये 2 0 कट, तो दिस इज 40 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 40 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हुआ 960। तो इशू प्राइस हो जाता है हमारा 960 और 40 रुपीज डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन में कितना ले रहे हैं 300, तो हम यहां लिखेंगे। ठीक है, 960 कैसे रिसीव हो रहा है आपको, तो 960 का बाइफिकेशन करेंगे हम, तो एप्लीकेशन में हमको मिल रहा है 300 रुपीज। बाकी पैसा कहां मिल रहा है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट स्टेज, दो ही स्टेजेस है, तो अलॉटमेंट स्टेज में हमको 960 में से 300 चला गया, तो बचा कितना 660, तो 660 रुपीज आपको अलॉटमेंट में मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स सी हाउ डू वी पोस्ट द एंट्रीज। तो एंट्रीज कैसे पोस्ट करते हैं, सबसे पहले किसकी एंट्री आएगी, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री है, तो हम एंट्री मारेंगे। अब जो डेट दिया है हमको, हमने एप्लीकेशन कब किया, 1 अप्रैल 2022, तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। परसेंटेज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज मोर देन इनफ। ठीक है, ओके। अब कितना पैसा आ रहा है देखो, बैंक में हमारे पास 300 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पर आ रहा है। ठीक है, और 300 रुपीज जो एप्लीकेशन के टाइम पे कितने डिबेंचर्स के लिए 20,000, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 3 2 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस 60 lakhs, तो 60 लाख रुपीज हमको आ रहा है एप्लीकेशन में, राइट। तो ठीक है, तो हम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में डालेंगे, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन से निकाल के डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफर कर देंगे, तो दिस इज 60 lakhs, 60 lakhs। ठीक है, तो ये हो जाती हैं आपकी दो एंट्रीज। तो एप्लीकेशन हमारा कब हुआ, एप्लीकेशन हमारा 1 अप्रैल 2022 को हुआ, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब बैलेंस ऑन अलॉटमेंट की हमारे पास कोई डेट नहीं है, तो हम मान के चलेंगे सेम डे ही है, तो हम सेम डेट ही लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। ठीक है, अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री क्या है, अलॉटमेंट में कितना ड्यू है देखो 660 रुपीज। ठीक है, 660 रुपीज कितने डिबेंचर्स के लिए, 20,000 डिबेंचर्स के लिए। तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओके। तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 660। ठीक है, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये हो जाता है आपका 132। दिस इज 66 2 132, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 crore 32 lakhs। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 132 lakhs के लिए। ठीक है, तो 2, अब क्या करेंगे हम 2, तो स्टूडेंट्स याद रखो, चाहे आप डिबेंचर पार पे इशू करो या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, हर केस में डिबेंचर अकाउंट में पूरा फेस वैल्यू जाएगा, उसमें आप कुछ भी कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम डिबेंचर अकाउंट में पूरा पैसा डालेंगे तो कितना बच रहा है देखो, चेक करो। डिबेंचर कितने का था, फेस वैल्यू क्या थी डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है, मैं आपके यहां लिख देता हूं, फेस वैल्यू इज 1000। यहां जो दिया है कितना है फेस वैल्यू 1000, तो फेस वैल्यू 1000 है। 300 हमको एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया, तो अलॉटमेंट के टाइम पे मतलब फेस वैल्यू कितनी बच गई आने के लिए, और 700 रुपीज आनी चाहिए फेस वैल्यू। तो डिबेंचर अकाउंट में हमको और 700 रुपीज डालना है, तो 700 तो आ नहीं रहा है, 660 आ रहा है बराबर, लेकिन डिबेंचर अकाउंट में तो 700 शो करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऊपर 660 शो किया डेबिट में और क्रेडिट में आप 700 शो कर रहे हो पर डिबेंचर,
तो ये तो टैली नहीं होगा, राइट? एग्जैक्टली। तो हमको क्या करना है, हमको बाकी के 40 रुपीज जो हमने डिस्काउंट दिए हैं वो हमको यहां पे अलॉटमेंट के टाइम पे शो करना है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं बोल रहा है तभी भी आप हमेशा डिस्काउंट अलॉटमेंट के टाइम पे शो करोगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है आपको एप्लीकेशन में लेना है तो उस टाइम पे हम एप्लीकेशन में दिखाएंगे, अदरवाइज हमेशा अलॉटमेंट में ही दिखाएंगे, ठीक है? ओके, तो हम यहां पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री आएगी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है? इसमें कितना जाएगा देखो, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है? तो दिस इज 4 2 8, ठीक है? ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है? दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता है, 140 lakhs बराबर 132 lakhs प्लस 8 lakhs इज 140 lakhs, तो पूरा 140 होना भी चाहिए था। 700 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 700 बाकी थे आपके, तो 700 इंटू 20,000। अब ये पूरा पैसा कहां जाएगा, ठीक है? तो 29% डिबेंचर अकाउंट, 29% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट में कुछ भी कम नहीं करना है, तो दिस इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 700, ठीक है? तो दिस इज 140 lakhs। ये आपने ड्यू की एंट्री मार दी, अब ड्यू हो गया, अब आप सामने वाले से पेमेंट लोगे। अब पेमेंट कितना लेना है आपको, देखो, तो क्योंकि आप हमने सामने डिबेंचर होल्डर्स को 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो ऑब्वियसली ये 8 लाख रुपीज तो वो नहीं देने वाले, तो कितना देंगे हमको, सिर्फ 132 lakhs। और वैसे भी जितने के लिए आपका अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हुआ है उतने के लिए ही आपको बैंक में पैसा आने वाला है, ठीक है? तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके? तो दिस इज 132 lakhs, ये 132 lakhs आपको यहां पे पोस्ट कर देना है, ठीक है? आई होप ये भी आपके लिए एकदम क्लियर है, ओके? 1 अप्रैल 2022। तो अब आप देखो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 ही स्टेजेस में कंपनी पूरा पैसा ले रही है, लेकिन यहां पे क्योंकि डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस था, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब कंपनी यहां पे क्या बोलती है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद हमको डिबेंचर्स रिडीम करना है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम रिडेम्पशन की कोई एंट्री नहीं मारने वाले यहां पे, ठीक है? पार्ट जनरल फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री हमने मार ली, ठीक है? आगे एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो जो बोल रहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है ना, इसको राइट ऑफ भी करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बारे में, इसीलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को साइड में रखेंगे, ठीक है? हम पीएनएल अकाउंट यूज करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है? तो हमारा पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है? तो पीएनएल, हम पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर देंगे। तो कितना हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया डिस्काउंट को, और पीएनएल में ट्रांसफर करके हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है? कब करेंगे, 31 मार्च को कर देंगे, 31 मार्च 2023, ठीक है? एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट द क्वेश्चन, ठीक है? आई होप अगेन यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस, ओके? स्टिल इफ सपोज आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके? Okay students, let's move on to our next question. Okay, Sai Limited invited applications for 4,000 debentures of rupees 1,000 each, issued at a premium of 20%. Application were received for 6,000 debentures and allotment was made as follows. अब जो सबसे पहली चीज समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स इसमें, कि हमको सिर्फ 4,000 डिबेंचर की जरूरत थी, और जो डिबेंचर होल्डर्स जो अप्लाई कर रहे हैं ना, पब्लिक जो अप्लाई कर रही है डिबेंचर्स के लिए, वो 6,000 अप्लाई कर रही है। दैट मीन 2,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इन 2,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स का, हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऑब्वियसली उनको रिटर्न करना पड़ेगा या प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है? तो ये 2,000 डिबेंचर्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हम पहली चीज नोट कर लेंगे। सेकंड चीज क्या है, देखो हमारा इशू प्राइस फेस वैल्यू कितना है, 1,000 है, और हम डिबेंचर्स जो इशू कर रहे हैं ना, वो 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। दैट मींस हम 200 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये 200 रुपीज कहां जाएगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो फेस वैल्यू हो जाता है 1,000 और 200 रुपीज हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह से अपना इशू प्राइस हो जाता है 1,200। तो हम यहां पे सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं।
कि इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस इज इक्वल टू 1000 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1200 डिबेंचर्स, दैट मींस हम 1200 डिबेंचर को तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम तुमको कुछ नहीं देंगे। ठीक है, उनके साथ एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। नेक्स्ट है फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर्स, मतलब 400 एप्लीकेंट जो थे जिन्होंने हमको हमारे लिए अप्लाई किया था उनको हमने पूरे 400 डिबेंचर दे दिए, तो 400 को 400 मिल गए। नेक्स्ट है रिमेनिंग डिबेंचर्स, तो अब रिमेनिंग कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, बहुत इजी तरीका है उसका कैलकुलेट करने का, भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस टू अदर एप्लीकेंट्स, तो सबसे पहले तो अब इसको समराइज करते हैं कि किसको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एप्लीकेशन, ओके, या हम लिखेंगे अलॉटमेंट, ओके, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट। ओके, अब देखो एप्लीकेशन बोल रहा है 1200 एप्लीकेशन को हमने कितने डिबेंचर्स दिए, कुछ नहीं, तो यहां लिख देंगे नील, कुछ नहीं मिला उसको। फिर उसके बाद 400 डिबेंचर को कितने दिए हमने, तो हम बोलेंगे 400 डिबेंचर को हमने पूरे 400 दे दिए, तो यहां 400 को पूरे 400 मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिमेनिंग डिबेंचर्स, तो रिमेनिंग मतलब कितना हो गया, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास, 6000 एप्लीकेशन आई थी, तो यहां लिखेंगे 6000, और यहां पर टोटल डिबेंचर अलॉट कितना करना है हमको 4000, तो इसमें रिमेनिंग कितना होगा, तो 6000 माइनस 1600, तो कितना हो गया 4400, एंड 4000 माइनस 400 कितना हो गया 3600। तो इस तरह से 4400 जो डिबेंचर बाकी थे उनको हमने 3600 एप्लीकेशंस दी, डिबेंचर्स दिए। ठीक है, ओके, तो इनको हमने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किया। अब इसमें एक्स्ट्रा डिबेंचर कितने हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिबेंचर से मैं यहां पे आपके लिए नोट कर लेता हूं कि भाई एक्स्ट्रा जो है वो है 800 डिबेंचर्स, कहां पर, यहां पर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज अबाउट ट्रांजैक्शन इफ इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, पहला वाला केस तो सिंपल है, बोल रहा है कि इशू प्राइस जो है मतलब जो 1200 है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे एक साथ आ जाएगा। तो अगर पूरा का पूरा एक साथ एप्लीकेशन के टाइम पे आ जाता है, ठीक है, दैट मींस हमको यहां पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मारना है, यहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इशू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, तो हम केस बी में बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट में लेंगे, तो ये केस ए हो गया हमारा। ठीक है, ये ऊपर वाला केस ए हो जाएगा और ये केस बी हो जाता है। ठीक है, तो केस बी में कैसे ले रहे हैं हम इशू प्राइस को, ऑन एप्लीकेशन 200, तो एप्लीकेशन में हम ले रहे हैं 200। ठीक है, अलॉटमेंट में हम ले रहे हैं 500, तो यहां लिखेंगे अलॉटमेंट में हमारे पास आ रहा है 500। ओके, और अलॉटमेंट का जो पार्ट है ना वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा, तो प्रीमियम कितना है 200 प्रीमियम है, तो प्रीमियम में 200 जाएगा, तो जो बचा 500 माइनस 200, तो 300 कहां जाएगा, कैपिटल मतलब डिबेंचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अलॉटमेंट के बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और उसके बाद लास्ट कॉल क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बोल रहा है रिमेनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बच रहा है, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचा, देखो इशू प्राइस है 1200 में से 200 यहां आ गया, 500 यहां आ गया, टोटल 700 आ गया, बचा कितना 500, तो यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 500 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप पूरे 1200 रुपीज रिसीव कर लेते हो। ओके, अब आगे चलते हैं, इसकी एंट्रीज देखते हैं कैसे करना है हमको। अब पहला केस क्योंकि पूरा पैसा एक साथ आ रहा है, अच्छा पहला केस आ रहा पूरा पैसा एक साथ है, लेकिन कितने डिबेंचर्स पे आ रहा है हमको, 6000 डिबेंचर्स पर आ रहा है, और हमको सिर्फ उनको 4000 ही देना है। तो लेने के टाइम पे हर एक की एप्लीकेशन लेंगे तो उसके साथ जो पैसा आ रहा है वो भी लेंगे, तो 6000 डिबेंचर्स पे पूरा पैसा कलेक्ट करेंगे हम पहले, राइट। तो फर्स्ट एंट्री हो जाती है हमारी केस ए में बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 6000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 1200 पर डिबेंचर, तो 12 6 72। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो फिर 5 जीरो ऐड कर देंगे तो 72 लाख रुपीज हमारे पास आ रहा है। कौन सा स्टेज है ये, एप्लीकेशन स्टेज है, तो यहां लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्यों अलॉटमेंट लिख रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर, क्योंकि हम यही स्टेज पे अलॉटमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट पूरा एक साथ आ जाएगा। फिर हम डिबेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को
क्लोज करेंगे। अब ये क्रेडिट में ओपन हुआ, इसका पैसा हमको ट्रांसफर कहां करना है, इसका पैसा हमको ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट में। जो डिबेंचर में जाना है वो डिबेंचर में, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाना है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में, और जो बाकी का पैसा है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का वो हम रिफंड कर देंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, पहले इसको तो क्लोज करते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो पहले इसको क्लोज करते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने के लिए, 72 लाख, तो यहां 72 लाख लिख देंगे। अब टू में एक एक करके हमको डालना है। तो सबसे पहले तो क्या डालना है, जो डिबेंचर अकाउंट में जो पैसा जाने वाला है ना, पहले वो ट्रांसफर कर दो। तो डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, सिर्फ 4000 एप्लीकेशन का, तो 4000 एप्लीकेशन का पैसा जाएगा। तो कितना परसेंट डिबेंचर है, 8%, तो यहां लिखेंगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज 4000 और हर एप्लीकेशन का सिर्फ फेस वैल्यू जाएगा। तो अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 1000 फेस वैल्यू है, तो 4000 इंटू 1000 इज 40 लाख, तो यहां पे हम 40 लाख रुपीस ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, बिकॉज ये इशू जो है वो काय पे है, प्रीमियम पर है, राइट। तो 200 रुपीस प्रीमियम आ रहा है हमको, तो वो ट्रांसफर कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। तो उसमें कितना जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 50, 8 लाख। तो ये 8 लाख रुपीस अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। बाकी का क्या करेंगे हम, तो बाकी का पैसा रिफंड कर देंगे। जब आप रिफंड करोगे तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, तो कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन स्टूडेंट्स कितनी है, देखो 6000 माइनस 4000, ठीक है, ओके। टोटल एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी है, 2000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो 2000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, उसका पूरा पैसा हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो 1200 से मल्टीप्लाई 12 टू 24, तो कितना हो गया ये 24 लाख, ठीक है, ओके। तो ये पूरा अगर ऐड करो आप तो टोटल कितना हो जाता है, ये 72 लाख हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट हो सकता है कि आपको ये सवाल है, सर आपने इसका तो कुछ किया ही नहीं, रिफ्यूज अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट जो आपने लिखा था यहाँ पे, इसका तो कुछ किया ही नहीं। स्टूडेंट अगर आप पूरा पैसा एक साथ ले रहे हो तो यहां पे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, बिकॉज आपको एनी विच वेज जो 2000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको पूरा रिफंड करना ही है। ये सब चीजें कब एप्लीकेबल हो जाती हैं, जब आप एप्लीकेशन में थोड़ा पैसा लेते हो, अलॉटमेंट में थोड़ा लेते हो, थोड़ा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लेते हो, जब स्टेजेस में टुकड़ा टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हो ना, तो उस टाइम पे ये मैटर करता है। लेकिन अगर आप पूरा पैसा एक साथ ही ले रहे हो तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना। जब आपने सारा पैसा, अगर एक बंदे का सारा पैसा आपने एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया तो ऑब्वियसली उसके बाद जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका जो आपने एप्लीकेशन मनी आया है उसको एडजस्ट करने के लिए कोई स्टेज में पैसा बच ही नहीं रहा है, राइट। तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर रिफंड कर दे देना है पैसा, ठीक है। अब ये जो चीज है ये किस पे एप्लीकेबल है, ये केस बी पे एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं अब केस बी कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो केस बी कैसे करेंगे, केस बी, तो अब ये केस बी स्टार्ट करते हैं, ओके। अब केस बी में हम देखेंगे 1200 एप्लीकेशंस को कुछ नहीं मिला, 400 को पूरा 400 मिला और 4400 को 3600 मिला। तो यहां पर जो है ना, जो आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लिए 800 की, ये तो रिफंड दे रहे हो तो इसे तो एक्स्ट्रा है ही नहीं। अब ये 800 जो एक्स्ट्रा है इनका एप्लीकेशन मनी जो आपके पास आएगा वो आप अलॉटमेंट स्टेज में यूज कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आएगी, तो यहां पे एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है 200 पर डिवेंचर, और एप्लीकेशन कितनी आ रही है हमारे पास 6000 एप्लीकेशन आ रही है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। तो पहली एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 6000 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 6 2 12, ओके, और 5 जीरो आ जाते हैं, तो ये 5 जीरो, तो 12 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में पूरा उठा के 12 लाख डाल देंगे, ठीक है। अब ये 12 लाख रुपीस को हमको यूज कैसे करना है, हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, तो वो समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसको डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ये हो जाएगा डेबिट टू। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने पहले भी बोला आपको, सबसे पहले डिबेंचर का जो पैसा है ना उसके अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो डिबेंचर का कितना पैसा है, वही 4000 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 4000 इंटू 200 चला जाएगा, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन 8% डिबेंचर अकाउंट, तो
तो लिखेंगे 8% डिबेंचर अकाउंट। तो 8% डिबेंचर अकाउंट में कितना, 4000 मल्टीप्लाई बाय 200। ओके, तो ये हो गया टोटल 8 लाख। और यहां पर लिख देंगे डेबिट में 12 लाख। तो ये डेबिट में 12 लाख लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये 8 लाख हो गया। अब बाकी का कैसे करना है हमको, बाकी का क्या करना है हमको, तो हमने 1200 डिबेंचर को तो कुछ दिए ही नहीं है, राइट, तो उसको तो रिजेक्ट कर दो। तो 1200 डिबेंचर को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में वो चला जाएगा, टू बैंक अकाउंट 1200, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये हो गया 12 2 24, 2,40,000 ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बाकी का पैसा जो आ रहा है आपके पास, कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ रही है, 800, उसका पैसा रिफंड नहीं करेंगे, उसका पैसा कहां यूज करेंगे, अलॉटमेंट स्टेज में यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1200 नहीं, 1200 अब कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, 800, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 200, दैट इज 1,60,000। अब आप ऐड करो इसको, तो देखो 12 लाख हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया आपका। तो फर्स्ट स्टेज आपका एप्लीकेशन स्टेज की एंट्रीज हो गई। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, मूव करते हैं आगे। ठीक है, तो आप आगे वाले देखिए, सेकेंड स्टेज है अपना अलॉटमेंट स्टेज। अब अलॉटमेंट स्टेज में क्या एंट्री मारेंगे हम, तो अलॉटमेंट स्टेज सबसे पहले ड्यू की एंट्री मारनी है हमको। ड्यू की एंट्री में तो कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं है, जितना पैसा अलॉटमेंट में स्टेज में ड्यू बनता है ना, पूरा का पूरा मांग लो। मांगना है पहले हमको, उसके बाद वो लोग देंगे। अब देंगे नहीं देंगे हम बाद में देखेंगे, पहले मांगना तो है, तो मांगेंगे पूरा। ठीक है, अब कितना ड्यू बनता है देखो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितना मांगना है हमको, कितनी एप्लीकेशन है, 4000 हमको अलॉट करना था, 4000 अपना है, 4000 डिबेंचर का इश्यू है हमारा, और अलॉटमेंट में कितना ड्यू है, 500, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा अपना। ठीक है, डेबिट। ठीक है, तो 5 4 20, कितने जीरो है, 5 और, तो ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कहां जाएगा, टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर अकाउंट में कितना डालेंगे, क्या ये पूरे 500 रुपए आपके डिबेंचर के ही है, तो अगर आप चेक करो तो मैंने आपको पहले ही यहां पे डिवाइड कर दिया, ये 500 रुपए के अंदर 300 रुपए डिबेंचर के हैं, बाकी के 200 रुपए प्रीमियम के हैं। तो सिर्फ 300 रुपए हम डिबेंचर में डालेंगे, बाकी 200 प्रीमियम में डालेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है 4000 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, तो दिस इज 12 लाख, तो हम यहां पे 12 लाख रुपीस हम डिबेंचर में डाल देंगे, बाकी का टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना, 4000 मल्टीप्लाई बाय 200। तो इस तरह से अपना 8 लाख रुपीस सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है। तो अपना डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट का ड्यू का एंट्री क्रिएट कर दिया हमने। अब हमको क्या करना है, हमको पैसा आज जितना रहा है ना उसकी एंट्री मारनी है। अब कितना पैसा आ रहा है, कितना आना चाहिए। ठीक है, ड्यू था आपका पूरा टोटल 20 लाख रुपए, 20 लाख में से आप यहां पर देखो डिबेंचर अलॉटमेंट में यहां पे 1,60,000 ले चुके हो। अब क्योंकि हम 1,60,000 रुपए ऊपर ही ले चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, तो इसलिए हम भी इसमें से 20 लाख में से 1,60,000 माइनस कर देंगे, जितना बचेगा उतना अमाउंट हम ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे जो कितना बच रहा है, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब ये आपके रेफरेंस के लिए यहां दिखा देता हूं कि 20 लाख रुपए ड्यू था हमारा, जिसमें से हम 1,60,000 ले चुके हैं, तो बचता कितना है, सिर्फ 18,40,000। तो हम 18,40,000 ले लेंगे। ठीक है, ये 18,40,000 आ गया। अलॉटमेंट स्टेज भी क्लोज हो गया हमारा। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल स्टेज। लास्ट स्टेज क्या है, अब ये स्टेज बहुत सिंपल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। 500 डिबेंचर है, उनका पैसा पहले मांगेंगे, बाद में पैसा दे देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो एंट्री जो क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले सॉरी ड्यू की एंट्री आएगी, तो हम बोलेंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट
डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर्स है? 4000। एक के ऊपर कितना लेना है हमको? 500। तो ये 4000 मल्टीप्लाई बाय 500, तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख। तो 20 लाख रुपीज यहां ड्यू हुआ। ठीक है, ये ड्यू की एंट्री मार दी हमने। अब क्या होगा स्टूडेंट? वो डिवेंचर होल्डर्स पे करेंगे आपको, और पूरा पेमेंट आ रहा है हमारे पास, राइट? तो इसको क्लोज कर देंगे। तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये 20 लाख रुपए की एंट्री आ जाती है, और इस तरह से हमारा ये सम भी सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अगर अगेन डाउट है आपको तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है,